अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के 2 आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज रियल एंड अपेरेंट वेट एंड सेकंड वन इज वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 5, टॉपिक नेम इज रियल एंड अपेरेंट वेट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रियल एंड अपेरेंट वेट। तो स्टूडेंट्स, रियल एंड अपेरेंट वेट के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें वेट का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय अ वेट? वेट, जिसको हम उर्दू में वजन कहते हैं, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, किसी भी प्लैनेट के ऊपर उस प्लैनेट की जो कशिश की फोर्स है ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेट से। तो अगर हम अर्थ पर मौजूद हैं, जमीन पर मौजूद हैं, तो जमीन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जमीन की जो ग्रेविटेशनल कशिश की फोर्स है, उसको हम क्या कहेंगे? वेट। और स्टूडेंट्स, अगर हम चांद पर मौजूद हैं, तो चांद पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की फोर्स को हम क्या कहेंगे? वेट कहेंगे, बट ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो स्टूडेंट्स, वेट की डेफिनेशन क्या है? अगर हम जमीन पर वेट को डिफाइन करें तो हम कहेंगे द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। लेकिन स्टूडेंट्स, व्हाट इज मीन बाय रियल एंड अपेरेंट वेट? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रियल वेट को डिफाइन करते हैं। What is the definition of real weight? तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, रियल वेट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट when it is at rest or moving with uniform or constant speed। तो स्टूडेंट्स, आपने रियल वेट की डेफिनेशन देखी, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्टूडेंट्स, जब भी ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में हो या फिर कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो, तो दोनों केसेस में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो हम रियल वेट को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द वेट ऑफ नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड का मतलब है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। द वेट ऑफ नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रियल वेट। तो स्टूडेंट्स, ये थी रियल वेट की डेफिनेशन। अब हम डिफाइन करते हैं अपेरेंट वेट को। डियर स्टूडेंट्स, अपेरेंट वेट की डेफिनेशन है द वेट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेटेड का मतलब है द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो। द वेट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स अपेरेंट वेट। तो स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? जब उसकी वेलोसिटी में या तो इंक्रीज आए या फिर डिक्रीज आए, मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम रियल और अपेरेंट वेट को डिफाइन करने के बाद
डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ में किस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का रियल वेट उसके अपेरेंट वेट के इक्वल होगा, या फिर किस सिचुएशन में अपेरेंट वेट रियल वेट से ज़्यादा होगा, या फिर क्या ऐसा भी मुमकिन है कि अपेरेंट वेट की वैल्यू रियल वेट से कम हो, और स्टूडेंट्स क्या ऐसा भी मुमकिन है कि अपेरेंट वेट की वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, इन 4 केसेस को डिस्कस करने से पहले आपको यह मालूम होना चाहिए कि हम वेट की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग लिखें मेजरमेंट ऑफ वेट, हाउ कैन वी मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम 4 डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की, जिसमें हम सबसे पहले ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लिफ्ट है, जिस लिफ्ट की छत के साथ, रूफ के साथ हम एक स्प्रिंग बैलेंस को हैंग करेंगे, और स्प्रिंग बैलेंस के साथ हम एक मास m अटैच करेंगे और डिफरेंट केसेस कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट केस है व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, कि जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में हो तो उस वक्त ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट क्या होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अपेरेंट वेट की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम ऑब्जेक्ट का रियल वेट कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W के साथ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, दिस इज द लिफ्ट, और स्टूडेंट्स लिफ्ट की छत के साथ, रूफ के साथ हम एक स्प्रिंग बैलेंस को अटैच करेंगे, और स्टूडेंट्स एक साइड पर हम एक मास m को अटैच करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस ऑब्जेक्ट का मास है m और इसका वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी, जो खिंचाव होगा, उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसी टेंशन को हम अपेरेंट वेट कहते हैं, कि इस स्प्रिंग के अंदर जितनी ज्यादा टेंशन की वैल्यू होगी, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हम डिफरेंट मार्किंग्स शो कर सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अब हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे, हम अपेरेंट वेट को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेंशन T, और स्टूडेंट्स हम रियल वेट को रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेट W। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा केस 1 है व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। तो स्टूडेंट्स, जब लिफ्ट रेस्ट की हालत में होगी तो स्टूडेंट्स लिफ्ट की वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ही 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी रेफरेंस डायरेक्शन डाउनवर्ड कंसीडर करें तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स किसके इक्वल होगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस वक्त 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। फर्स्ट वन इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड सेकेंड वन इज द टेंशन इन द स्प्रिंग जिसकी डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम अपना रेफरेंस वेट को कंसीडर करें तो हम लिखेंगे द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इक्वल टू W माइनस T। यहां पर स्टूडेंट्स आप अपना रेफरेंस टेंशन T को भी बना सकते हैं, तो उसके लिए आप T को पहले लिखेंगे, तो आप लिखेंगे T माइनस W। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ma के इक्वल। लेकिन स्टूडेंट्स,
जैसा कि लिफ्ट रेस्ट की हालत में है तो इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होने की वजह से फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी स्टूडेंट्स, 0। तो स्टूडेंट्स एफ की वैल्यू 0 पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 0 की इक्वल आएगी और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, W माइनस टी। तो स्टूडेंट्स T जो कि इक्वल के राइट साइड पर नेगेटिव है, लेफ्ट साइड पर आने से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस केस में जब लिफ्ट या ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में हो तो ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट किसके इक्वल आएगा, रियल वेट के इक्वल, बिकॉज T इज द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट and students W is the real weight of the object. Now students, अब हम फर्स्ट केस को कंप्लीट करने के बाद सेकंड केस स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे when the lift is moving upward with uniformly increasing speed or with uniform acceleration A. Now students, हम अगेन इस डायग्राम को बनाएंगे, लेकिन इस केस में हम ये शो करेंगे कि लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी और स्पीड। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड में यूनिफॉर्मली इंक्रीज आ रहा है तो इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस, जिसको हम अगेन छत के साथ हैंग करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, टेंशन वर्टिकली अपवर्ड है, ऑब्जेक्ट का मास है m, एंड स्टूडेंट्स इस केस में लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स किसके इक्वल होगी, अब की बार स्टूडेंट्स हमारी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो है वर्टिकली अपवर्ड। तो हम कह सकते हैं कि लिफ्ट मूव कर रही है टेंशन T की डायरेक्शन में। तो हम लिखेंगे T माइनस W। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आपको मालूम है इस केस में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लिखेंगे Fn इज इक्वल टू ma। तो स्टूडेंट्स F की जगह क्या आएगा, ma इज इक्वल टू T माइनस W। अगर हम यहाँ से T की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम W को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू W प्लस ma। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं T इज द अपेरेंट वेट, W इज द रियल वेट। तो W के अंदर एक टर्म ऐड हो रही है जो कि क्या है, ma। दैट इज द फोर्स जो कि लिफ्ट के ऊपर लग रही है उसको ऊपर की तरफ मूव करवाने के लिए। तो इट मींस दैट इस केस में T विच इज द अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन W विच इज द रियल वेट। तो स्टूडेंट्स अगर हम W की वैल्यू पुट करें, जैसा कि हमें मालूम है वेट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, mg के इक्वल। तो हम इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं ma प्लस mg इज इक्वल टू T। अगर हम दोनों वैल्यूज में से m कॉमन लें तो स्टूडेंट्स हम फाइनली टेंशन T के फॉर्मूले को लिख सकते हैं m इंटू a प्लस g। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा
तो उस केस में उसका अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा होगा बाय अ फैक्टर विच इज इक्वल टू ma, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड केस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि अगर लिफ्ट ऊपर की बजाय डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्राम बनाएं अगेन इस केस के लिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस। तो स्टूडेंट्स, अगेन इस केस में भी वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स, इस केस में लिफ्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। तो स्टूडेंट्स, अगर अगेन हम नेट फोर्स का फॉर्मूला यूज करें, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे नेट फोर्स एफ एन इज इक्वल टू, अब की बार जो मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इन द डायरेक्शन ऑफ वेट डब्ल्यू, तो हम लिखेंगे डब्ल्यू माइनस टी। इस केस में डब्ल्यू को हम अपना रेफरेंस बनाएंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन वेट की डायरेक्शन में है। तो स्टूडेंट्स, अगेन हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे एफ एन इज इक्वल टू एम ए, और इस केस में भी एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम लिखेंगे एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी। अगर हम टेंशन टी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं विच इज द अपेरेंट वेट, तो टी को इक्वल किस तरफ शिफ्ट करेंगे, वो पॉजिटिव हो जाएगा। एम ए को इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करने से इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं T इज द अपेरेंट वेट, W इज द रियल वेट। अगर ऑब्जेक्ट के रियल वेट में से हम टर्म एम ए को सब्ट्रैक्ट करें, देन ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट आएगा। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस केस में ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट लेस देन है ऑब्जेक्ट के रियल वेट से बाय अ फैक्टर जिसकी वैल्यू क्या है, एम ए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम W की जगह mg पुट करें, तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं T इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। अगर हम m को कॉमन लें तो हम लिखेंगे m इंटू जी माइनस ए। तो स्टूडेंट्स, ये था थर्ड केस के लिए फाइनल फॉर्मूला, जिसका रिजल्ट ये है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट रियल वेट से कम आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट केस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये कंसीडर करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करे, मींस लिफ्ट आजादाना मूव कर रही है, फ्रीली फॉल कर रही है, तो उस केस में स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, मींस उस केस में ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट किसके इक्वल आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट केस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ये अज्यूम करेंगे द लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, मींस दैट लिफ्ट फ्रीली मींस आजादाना नीचे की तरफ गिर रही है। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे आवर लास्ट केस इज केस 4 व्हेन द लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करे तो वो किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है, उसका एक्सेलरेशन इक्वल होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम अगेन डायग्राम बनाएं फोर्थ केस के लिए, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस स्टूडेंट्स, अगेन दिस इज द स्प्रिंग एंड इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, जिसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो स्टूडेंट्स, इस केस में
ये लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है, तो इट मीन्स दैट इट इज मूविंग विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। तो स्टूडेंट्स अगर हम अगेन नेट फोर्स का फॉर्मूला लिखें तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू W माइनस टी, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स अगेन इस केस में हम क्या लिखेंगे, अगर हम t की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो t को इक्वल की लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे और नेट फोर्स को हम इक्वल के राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको मालूम है, इस केस में फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके इक्वल होगी, ma के इक्वल। लेकिन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल। तो हम लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू mg। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम ऑब्जेक्ट के वेट की बात करें तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का वेट किसके इक्वल होगा, इट इज आल्सो इक्वल टू mg। तो अगर हम स्टूडेंट्स नेट फोर्स और वेट W की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें तो हम लिखेंगे टेंशन T विच इज द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू W की जगह हम लिखेंगे mg माइनस Fn विच इज द नेट फोर्स, इन दिस केस इट इज इक्वल टू mg। तो स्टूडेंट्स mg से कैंसिल होगा, तो फाइनली स्टूडेंट्स टेंशन T विच इज द अपेरेंट वेट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 न्यूटन के इक्वल। तो स्टूडेंट्स केस 4 का लास्ट रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जब भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा उस केस में उसका अपेरेंट वेट 0 हो जाता है। तो ये कौन सी सिचुएशन बन जाती है, वेट लेसनेस। स्टूडेंट्स जिस तरह से कहा जाता है कि अगर एक स्पेसशिप है जो कि जमीन के अबाउट, जमीन के अराउंड मूव कर रही है, तो स्पेसशिप के अंदर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका वेट क्या होगा, अपेरेंट वेट की वैल्यू 0 होगी। मींस दैट वेट लेस होंगे वो ऑब्जेक्ट्स, उनका वेट 0 होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने 4 केसेस में अपेरेंट वेट की वैल्यू को कैलकुलेट किया। फर्स्ट केस में अगर आपसे मैं पूछूं तो स्टूडेंट्स फोर्थ केस का हमने फाइनल रिजल्ट क्या कैलकुलेट किया, द अपेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0। मीन्स दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर ये लिफ्ट अगर फ्रीली फॉल कर रही है तो इसके अंदर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका अपेरेंट वेट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। मीन्स इस केस में स्प्रिंग बैलेंस कोई रीडिंग शो नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर कौन सी सिचुएशन प्रोड्यूस हो चुकी है, वेटलेसनेस की सिचुएशन। मीन्स दैट कि हर चीज का, हर ऑब्जेक्ट का वेट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई भी स्पेसशिप जमीन के अराउंड, अर्थ के अराउंड मूव करती है, ड्यू टू द वेटलेसनेस उस स्पेसशिप के अंदर मौजूद जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अपेरेंट वेट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने 4 डिफरेंट केसेस को डिस्कस किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का रियल वेट उसके अपेरेंट वेट के इक्वल होगा, तो आप कहेंगे सर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। मींस दैट कि जब भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन 0 हो तो उस केस में स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट रियल वेट के इक्वल आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस केस में ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट रियल वेट से कम होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछा जाए कि किस केस में ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट 0 हो जाएगा, तो आप कहेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने रियल एंड अपेरेंट वेट को ब्रीफली डिस्कस किया। नाउ स्टूडेंट्स रियल एंड अपेरेंट वेट के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अब हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं विच इज वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम।
नाउ स्टूडेंट्स, रियल एंड अपेरेंट वेट को कंप्लीट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, as you know, when a satellite is falling freely in space, everything within this free system will appear to be weightless. जैसा कि हमने रियल एंड अपेरेंट वेट के टॉपिक के लास्ट केस में डिस्कस किया था। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एन अर्थ सैटेलाइट इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हाउ? इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। Consider the behavior of a projectile shoot parallel to the horizontal surface of the earth in the absence of air friction. If the projectile is thrown at successively larger speeds than during its free fall to the earth, the curvature of the path decreases with increasing horizontal speeds. If the object is thrown fast enough parallel to the surface of earth, the curvature of its path will match the curvature of the earth. In this case, the spaceship will simply circle the earth. Students, the spaceship is accelerating towards the center of the earth with a free fall radial acceleration denoted by g, which is the gravitational acceleration. In fact, students, the spaceship is falling towards the center of the earth at all the times. But due to the spherical shape of the earth, it never strikes the earth's surface. Since the spaceship is in free fall, all the objects within it appear to be weightless. Thus, no force is required to hold an object falling in the frame of reference of the spacecraft or satellite. Such a system is called gravity-free system. जी स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दोनों आर्टिकल्स आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।